अस्तित्ववाद का जो उदय हुआ था ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में हीगल ने बुद्धिवाद का दर्शन दिया था और हीगल की पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक। सुकरात के बारे में अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जो ज्ञान का सृजन होता है, तो साइंस ऑफ लॉजिक जो हीगल ने दिया था वो दरअसल सुकरात के उसी विचार से, द्वंद्ववाद वाले विचार से प्रभावित है, जिसमें सुकरात ने कहा था कि सबसे पहले कोई वाद होता है, इस वाद के विरुद्ध कोई प्रतिवाद करता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब दोनों कुछ कॉमन पॉइंट्स पे सहमत हो जाते हैं, फिर दोनों के बीच में एक संवाद की स्थिति बनती है। एक संवाद की स्थिति बनती है और फिर ये संवाद बाद में जाकर के वाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुद्धि का विकास, ज्ञान का सृजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसको थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। तो अस्तित्ववाद के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही कि यह एक यूरोपीय दर्शन है। ये भारतीय दर्शन नहीं है, यूरोपीय दर्शन है एक, जो मानव के अस्तित्व की बात करता है। मानव के अस्तित्व की बात करता है और मानव का के अस्तित्व का क्या अर्थ है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या मूल्य है उसके अस्तित्व का, इस पे प्रकाश डालता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में लगभग 1940 से लेकर के 50 के दशक में अस्तित्ववाद की चर्चा एक आंदोलन के रूप में आती है हमारे सामने। सवाल उठता है कि 1940s से लेकर के 50s के दौरान ये सवाल क्यों उठने लगता है, मनुष्य के अस्तित्व पर बल क्यों दिया जाने लगता है, मनुष्य के बारे में इतना बातचीत क्यों किया जाने लगता है। तो आपको इस समय की कुछ परिस्थितियों को समझना होगा। जब तक आप उन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तब तक उन परिस्थितियों के प्रभाव से उपजे उस विचार को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो जो 20वीं शताब्दी का समय था, ये संक्रमण काल का समय था। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और विज्ञानवाद का प्रभाव था। अभी आपको मैंने बताया हीगल का जो पूरा कॉन्सेप्ट था साइंस और लॉजिक, जिसमें हीगल ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो बुद्धि या जो विवेक है, जो हमारी चिंतन प्रक्रिया है, ये अंतिम सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, और इसके जो विकास की प्रक्रिया है वो द्वंद्ववाद के थ्रू आता है। तो द्वंद्ववाद जो था हीगल का प्रमुख सिद्धांत था, और ये कैसे वो सुकरात से प्रभावित है इसको आप लोगों ने समझा। तो बुद्धि पे बल देने से, तकनीकी पे बल देने से, युद्धकालीन परिस्थितियां होने से एक तरीके से मनुष्य का जो अस्तित्व था उस पे संकट आ गया था। युद्ध की विभीषिका के कारण जितना मानव की मृत्यु हुई, परिवार से दूर हो गए, बिछड़ गए अपने परिवारों से, एक तरह से उनको अपने जीवन की अनिश्चितता, दुख, संतरास, पीड़ा और अपने अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब हम क्या करें, जीवन का क्या मूल्य है, मनुष्य का क्या मूल्य है। तो इस दौर के जो विचारक है, अस्तित्ववाद के जो विचारक है, दरअसल वो इन्हीं समस्याओं पे विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। और एक तरह से ये मानव के अस्तित्व पर बल देकर के मानववाद की बात करते हैं। मानववाद और मानवतावाद में अंतर आप लोग समझ ही रहे होंगे। मानववाद जो मानव को केंद्र में रख करके विचार करे, मानव की समस्याओं पे बात रख करके बात करे, वो मानववाद होता है। और मानवतावाद का मतलब कि मानवेतर प्राणियों के प्रति, मानव ही नहीं बल्कि अन्य पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्यावरण, जैसे गांधीज्म पढ़ते हुए हमने इस चीज को समझा था कि गांधी जी मानवतावादी थे। वो इसीलिए पर्यावरण को लेकर के उनके जो विचार थे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और पर्यावरणविदों ने कहा कि अगर वर्तमान युग में आपको पर्यावरण की समस्याओं को खत्म करना है तो उसके लिए आपको गांधीवादी दर्शन में जो बातें कही गई हैं पर्यावरण को लेकर के, उसको अपनाना चाहिए। बहरहाल, अस्तित्ववाद एक मानववादी दृष्टिकोण अख्तियार करता है, और हीगल के जो बुद्धिवाद था उसके बरक्स ये मानव अस्तित्व को, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही, अगर परीक्षा में ये पूछे कि अस्तित्ववाद मानववादी दर्शन है या मानववाद मानव के बात करता है, तो ये ठीक बात होगी। ठीक है। अस्तित्ववादियों ने तर्क दिया कि चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले आया। हीगल कह रहे हैं कि जो
व्यक्ति चिंतन करता है, जो बुद्धि है वो प्रमुख है जीवन में। अस्तित्ववादी कह रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन पहले नहीं आया, पहले तो व्यक्ति आया। जब व्यक्ति आया उसके बाद उसने चिंतन करना शुरू किया। तो जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो प्रमुख है, जबकि विचार या सिद्धांत गौण है। ये विचार सिद्धांत, मार्क्सवाद के जो विचार थे वो भी इसमें शामिल हैं। जब समाज, मार्क्सवाद में समाज पे बल दिया जा रहा था, विचारों की प्रधानता, भौतिकवाद पे बल दिया जा रहा था, ऐसे में अस्तित्ववादी व्यक्ति पे बल दे रहे हैं और व्यक्ति के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, न कि विचारों या सिद्धांतों पे। तो ये प्रमुख रूप से मानव को केंद्र में रख करके इस दृष्टिकोण पे चिंतन किया गया है, ठीक है। संपूर्ण जगत में मानव को सबसे अधिक महत्व प्रदान करता है और उनकी दृष्टि में मानव जो है वही एक साध्य है, एक लक्ष्य है हमारे जीवन का। मानव के जो अस्तित्व है उसको उसको समझना और उस पे काम करना, ठीक है। प्रकृति की जो बाकी चीजें हैं वो उपादान है, उसमें सहायक है। मानव का महत्व कहाँ पे है? मानव का महत्व उसकी सब्जेक्टिविटी में है, उसकी आत्मनिष्ठता में, न कि वस्तुनिष्ठता में। तो दो टर्म होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ होना और वस्तुनिष्ठ होना। तो जो व्यक्ति का यूनिकनेस है, जो आपका, हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। कोई व्यक्ति एक दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो आपका कंपटीशन, आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो खुद आपसे ही है। अगर आप अपने आप पे विजय पा लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक हेल्दी कंपटीशन की श्रेणी में रखा जाता है कि आपको किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, अपने आप से करनी, क्योंकि आपके जैसा सिर्फ आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। अस्तित्ववादी इस महत्व को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। आत्मनिष्ठ कहने का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, हर व्यक्ति के देखने का नजरिया, बोलने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही हो। जैसे अभी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उस चार ऑप्शन आपके पास ए बी सी और डी, अगर कोई एक ऑप्शन ए सही है किसी क्वेश्चन का, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उस एग्जाम में सबके लिए यही सही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी के लिए ए सही हो, किसी के लिए बी सही हो, किसी के लिए सी सही हो, किसी के लिए डी सही हो। लेकिन वही अगर उत्तर लिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और बोला जाए कि समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर के, समाज में दलितों की स्थिति को लेकर के या आदिवासियों की स्थिति को लेकर के प्रमुख अपने विचार रखिए, तो वो विचार सबके एक जैसे नहीं हो सकते। वो सब में उनके जीवन में जो अनुभव है महिलाओं को लेकर के, दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, वो सारे अनुभव उनकी लेखनी में भी आएगा। तो जीवन जीने का तरीका, इतिहास बोध क्या रहा, कैसा है उनका, ठीक है, किस जाति, किस वर्ण, किस संप्रदाय से है वो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आत्मनिष्ठता में व्यक्ति किस समुदाय से है, किस समाज से है, भौगोलिक प्रदेश, जाति, लिंग, ये सारे कारक डिफाइन करते हैं कि उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, ठीक है। तो एक तरह से अस्तित्ववादी व्यक्ति के दृष्टिकोण पे बल दे रहा है। विज्ञान तकनीकी के विकास और बुद्धिवादी दर्शनों ने मानव को एक वस्तु बना दिया है, ऑब्जेक्टिव। एक वस्तु। आप लोग क्लास थोड़ा समय पे जुड़ जाए कीजिए, क्लास में बीच बीच में आप लोग जुड़ते हैं, इससे आप लोगों को महसूस होती है कि दिक्कत होती है? जी सर। आधे घंटे बाद भी आप लोग जुड़ते रहते हैं, तो दिक्कत होती है सर। इस इस उम्र में थोड़ा सा आदमी स्वच्छंद स्वतंत्र होना ही चाहता है कि आराम से क्लास करें। ऑनलाइन क्लास का मजा ही यही है कि जब मन किया तब लिंक पे क्लिक कर लेना और क्लास से जुड़ जाना है। तो सर अस्तित्व, हर जगह स्वतंत्रता अच्छा नहीं ना है। हाँ, लेकिन अस्तित्ववादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देते हैं। तो स्वतंत्र तो होना ही चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति की जो सृजनात्मकता है उसकी स्वतंत्रता में ही है, लेकिन स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है, दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो जो आत्मनिष्ठता में जो ऑब्जेक्टिविटी है नहीं होती है, जो दृष्टिकोण आपका होता है वो आपकी आत्मनिष्ठता से आता है, ठीक है। विज्ञान तकनीकी के विकास, बुद्धिवादी दर्शनों ने मानव को एक वस्तु के रूप में बना दिया है। उदय प्रकाश की कविता आप लोग याद कीजिए, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचने और बोलने पर आदमी मर जाता है।
तो आदमी की जो बात की जा रही है कि आदमी की पहचान क्या है, वो सोचता है, वो बोलता है। सोचना और बोलना क्यों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब तक आप किसी चीज को आप शिद्दत से महसूस नहीं करेंगे, उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, आप सोचेंगे नहीं उसको। और जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर बोलने की या कुछ कहने की या कुछ लिखने की अ, जो एक कोशिश होती है, वो नहीं आई है आपके अंदर। ठीक है? इसलिए जो आदमी सोचता नहीं है, बोलता नहीं है, वो मर चुका है। ठीक है? वो बस ऐसे ही है। उसके उसका जो अस्तित्व उस तरीके से नहीं है, वो अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो आपको अगर अपनी अस्तित्व बनानी है, अपने अस्तित्व को लेकर के आना है समाज में, तो आपके समाज में चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं, उसको महसूस कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए और अपनी राय रखिए। ठीक है? तो ये आपका जो है यूनिकनेस जो होती है, वो उभर करके सामने आएगी। तो अस्तित्ववाद व्यक्ति के यूनिकनेस पे बल देता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अस्तित्ववादी विचारकों में प्रमुख रूप से जयापाल सार्त्र है। प्रमुख विचार इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अल्बर्ट कामू का भी इससे संबंध कभी कभी परीक्षा में ही पूछ लेता है कि कौन कौन से विचारक अस्तित्ववादी हैं। ठीक है? अल्बर्ट कामू का है, हंगमार बर्गनर का है इसमें नाम अस्तित्ववादी विचारकों में। दास्तोवस्की का भी नाम है इसमें, अभी आगे आएगा। ठीक है? तो सार्त्र ने जो बोला है, जो इसके प्रमुख विचारक रहे हैं अस्तित्ववाद के, कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। ठीक बात है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो वो संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। किंतु सार्त्र का दावा है कि ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। अल्बर्ट कामू कहते हैं विद्रोह को ही स्वतंत्रता का पर्याय माना है, कि मैं विद्रोह करता हूं इसीलिए अस्तित्ववान हूं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जैसे हमारे होने का क्या प्रमाण है? हमारे होने का प्रमाण ये है कि हम किसी चीज पे अपनी राय रख सकते हैं, किसी चीज का विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ठीक है? इसी मायने में हम स्वतंत्र हैं, इसी मायने में हम अस्तित्ववान हैं। अस्तित्ववादियों के कहने का ये सिंपल सा मतलब है। लेकिन इसके आगे वो कहते हैं कि स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? स्वतंत्र होने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता सीमित है। ठीक है? जैसे स्वतंत्रता कहाँ सीमित है? कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरना है, ये आपके नियंत्रण में है कि नहीं है? किस लिंग में आपको जन्म लेना? आप कोई कहे कि मैं पुरुष होना चाहता हूँ, कोई कहे कि मैं स्त्री होना चाहता हूँ, तो क्या इससे पूछ करके उसको चॉइस दिया गया है कि आप चयन कीजिए? उसको चयन का अधिकार है। आप अमेरिका में पैदा होना चाहते हैं, बिहार में पैदा होना चाहते हैं, इस पे भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है? तो जो व्यक्ति कहता है कि मुझे ये होने पे गर्व है, वो होने पे गर्व है, गांधी जी ने क्या कहा था कि जो चीज आप अपने श्रम से अर्जित नहीं करते हैं, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह जो निर्णय आपने लिया ही नहीं है, उस निर्णय पे गर्व करना या उस निर्णय पे परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं होती है। कोई कहे कि मैं पुरुष हूं और मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं इसलिए मुझे गर्व है, उससे पूछिए जाके कि क्या भाई तुझसे पूछ करके दिल्ली में भेजा गया था तुझे? थोड़ा सा इधर उधर होता तो हरियाणा में चला जाता, थोड़ा सा और होता तो पाकिस्तान चला जाता तू। तो जो चीज जो चीज आपसे पूछ करके आपने जो निर्णय लिया ही नहीं, उस निर्णय को लेकर के इतराना या परेशान होना, उसमें कोई बात नहीं होती, वो सामान्य सी बात है। ठीक है? स्वतंत्रता का अर्थ जो इनका कहने का मतलब है, वो है चयन की स्वतंत्रता, चुनने का अधिकार। ठीक है? जैसे मनुष्य के सामने क्या होता है, विभिन्न स्थितियों में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो क्या सब्जेक्ट चुने? ठीक है? करियर आपको चुनना है तो कौन सा करियर चुने? स्टेट पीसीएस करना है, नेट जेआरएफ करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है, या आपको चिंतक बनना है, लेखक बनना है। तो ये जो है, इस मामले में आप स्वतंत्र होना चाहिए, ये स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इस स्वतंत्रता के पक्षधर हैं कि आपको विकल्पों के चयन का स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे आपको किससे शादी करनी है, ये आपके पास होना चाहिए इसका अधिकार। इस मामले में आप स्वतंत्र हैं। ठीक है? तो जब आप कोई विकल्प, आप इस सिचुएशन में हैं और आपके सामने ये सारे विकल्प हैं। जैसे परीक्षा में अब विकल्प आते हैं आपके पास कि चुनिए कौन सा उत्तर आप चुनते हैं।
तो ठीक उसी तरह जीवन में भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। अब विकल्पों में से जैसे आप हैं जिसका नाम है ए और इसके सामने 4 विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, ए को स्वतंत्रता होना चाहिए कोई भी विकल्प चुनने का। लेकिन अस्तित्ववादी इससे आगे ये कह रहे हैं कि जब आप कोई भी एक विकल्प चुनते हैं, ठीक है, तो चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। आपकी आत्मा क्या कह रही है, ठीक है। भारतीय दर्शन में शरीर होता है, आत्मा होता है, मन होता है, 3 स्तर पे बातचीत होती है, ठीक है। जो आयुर्वेद है वो व्यक्ति का 3 स्तरों पे समाधान करता है। जैसे कि जो अंग्रेजी दवा है वो शरीर का समाधान करती है कि आपको इंग्लिश दवा इसलिए वो इंस्टेंट रिएक्शन करती है, तुरंत आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो उपचार किया जाता है उसमें शरीर के साथ साथ ये देखा जाता है कि जो औषधि आपको दी जाएगी उसका आपके मन पे क्या असर पड़ेगा, उसके आपकी आत्मा पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कभी कभी आप कोई दवा खाते हैं और मन बहुत बेचैन सा हो जाता है, तो दरअसल उसमें सिर्फ आपके उस रोग को ध्यान में रखा गया, उसमें इस चीज को ध्यान नहीं रखा गया कि वो दवा लेने के बाद आपके मन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में दवा के साथ साथ प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी हों उसको लेकर के भी उपचार में शामिल किया गया है। जैसे किसी को दवा चलेगा, बोला जाएगा कि आपको कम से कम 1 महीना ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे ठंडा पर्यावरण हो, जहाँ पे शांति हो, वो भी आपके मन की शांति के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से अब चूंकि दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं, तो अस्तित्ववाद में भी आत्मा के लेवल पे जैसे जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपकी आत्मा, आपकी जो इंट्यूशंस होते हैं, जो कि अंतरात्मा होती है, वो अंदर से आवाज आता है कि यार नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन आपकी जो दूसरी मन होता है वो क्या करता है, उसको दबा देता है, ठीक है। तो अस्तित्ववादी कह रहे हैं कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आना है। जैसे आपको शादी किससे करनी है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस सब से बाहर निकल के आपकी आत्मा क्या कह रही है उसको सुनना चाहिए। आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना है, कौन सी जॉब करनी है, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि कौन सा टीचिंग का जॉब आपके लिए सुटेबल है, या राइटिंग का आपके लिए सुटेबल है, या आप अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, या पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। जो एप्टीट्यूड वाले एग्जाम लिए जा रहे हैं वो इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि किस क्षेत्र विशेष में आपकी कार्यकुशलता है उसकी जांच की जा सके। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आर्मी में जाना चाहता है और वो नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई कर ले और फिर सरकार उसको स्कॉलरशिप दे रही है और फिर बाद में वो फाइनली आर्मी में चला गया। तो जो स्कॉलरशिप उसको रिसर्च के लिए दिया गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट विशेष में, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि वो आर्मी में चला गया। तो अंतरात्मा की आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे जितनी भी ट्रेजेडी होती है उसमें नायक क्या करता है, नायक या नायिका ऐसी कोई गलती करता है जो उसकी त्रासदी का कारण बनता है, और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी बल्कि बाह्य परिस्थितियों में आ गया। बाह्य परिस्थितियों का मतलब कि लालच में आ जाना, धन चाहिए, सुंदरता देखना और बाकी चीजें देखना, ठीक है। तो अस्तित्ववादी कहते हैं कि जब भी आप विकल्पों का चयन कीजिए तो अंतरात्मा से कीजिए और किसी बाहरी दबाव में मत आइए। किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड भी प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक हैं। सबसे पहले अस्तित्ववाद की जो चिंतन किया था सोरेन किरकेगार्ड ने किया था 19वीं शताब्दी में, और उस समय उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। जब किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद को लेकर के अपने विचार रखे थे 19वीं शताब्दी में, तो वो उतना चर्चा का विषय नहीं बना था जितना कि 20वीं शताब्दी में सात्र ने जब इस पे अपने विचार रखे, और उस समय के जो सात्र, अल्बर्ट कामू और दोस्तोयेवस्की, इन लोगों ने जब अपने विचार रखने शुरू किए तो वो एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में आ गया था सामने, ठीक है। किरकेगार्ड कहते हैं कि महान से महान व्यक्ति की महानता भी संदिग्ध रह जाती है यदि वो अपने निर्णय को अपनी अंतरात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर लेता है। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं और वो निर्णय बाहरी दबाववश लिया गया है, आप उस निर्णय को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद ही नहीं संतुष्ट हैं, तो आपकी जो महानता है वो क्वेश्चन मार्क है कि आप किस तरह के महान व्यक्ति हैं कि आप अपनी नहीं सुनते हैं, दूसरों के बस में ही आप करते हैं काम। तो अस्तित्ववादी चिंतक ये कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या चीजें ऊपर से गुजर रही हैं? क्लियर समझ में आ जी रहा है? समझ रहे हैं। यस।
सर वो नाम एक बार फिर से रिपीट करेंगे किनका नाम? जहां आपने जो चार आपने अस्तित्ववादियों के नाम लिखे कामों के नीचे क्या लिखे हैं सर दोनों, वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, अभी मैं कर देता हूँ, नोट्स में लिखा हुआ आएगा तो आप देख लीजिए वहाँ पे। ये हंगमार बर्गमन है और ये दस्तोयेवस्की हैं। अभी आगे उनके कुछ कोट हैं तो उनका नाम आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्मृति? थैंक यू सर। हाँ यस सर, थैंक यू। ठीक है। जितने भी विचार हैं तो उसमें जो चिंतक रहे उनके विचारों को भी कोट किया गया है ताकि आप समझ पाएं कि वो लोग इसके पार्ट थे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी यही पूछ लेता है कि कौन से विचारक किससे संबंधित है। आगे अस्तित्ववादी ये कहते हैं, जिसमें 7 त्रय हैं, वो कहते हैं कि जो निर्णय आपने लिया हुआ है 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपने चयन किया, कोई एक निर्णय लिया आपने, ठीक है। अच्छा, कोई कहता है कि मैंने निर्णय ही नहीं लिया, तो दर्शन में इसके लिए जबरदस्त तोड़ है। दर्शन में कहते हैं कि अगर निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। अगर कोई ये कहे कि 4 विकल्प थे और मैंने कोई निर्णय नहीं लिया, तो आपने यही निर्णय लिया कि आप निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है। तो निर्णय व्यक्ति हर परिस्थिति में लेता है, चाहे भले उसको लगे कि उसने कोई निर्णय नहीं लिया, और आप नहीं निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय कोई और लेगा, ठीक है। ये तो होता ही रहता है। शास्त्र कह रहे हैं कि निर्णय चाहे जितनी भी समझदारी से लिया जाए वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक विकल्प के चयन में अब बाकी विकल्पों को क्या करते हैं, खो देते हैं। एक विकल्प का जब आप चयन करते हैं, जब आपने कहा कि ए, तो ए के 2 अर्थ हुए कि एक तो ए, दूसरा बी सी डी नहीं, ठीक है। तो ए का चयन करने, जब आप चयन करेंगे तो आपने बाकी के विकल्पों को खो दिया उसमें, ठीक है। तो किसी भी विकल्प का चयन कर लीजिए आप, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी ही रहेंगी, कोई भी विकल्प कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए महान से महान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो विभाजन का शिकार होता है, क्योंकि किसी का व्यक्तित्व कंप्लीट है ही नहीं। हर किसी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और व्यक्तित्व का एक हिस्सा उस दूसरे विकल्प की तरह खींचता है जिसको आपने लिया नहीं। जैसे आपके सामने 2 विकल्प थे, एक गुलाब जामुन रखा हुआ था और एक सफेद वाला रखा हुआ था, रसगुल्ला जिसको बोलते हैं। आपने गुलाब जामुन ले लिया, लेकिन आपका मन कर रहा है कि यार रसगुल्ला भी मिल जाता तो क्या ही मजा आता, उसका टेस्ट कैसा रहा होगा। तो आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? जो नहीं मिला वो चल रहा है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। जो चीजें आपको मिल जाती हैं वो आपके लिए मिट्टी के बराबर हो जाती हैं, जो नहीं मिलती हैं ध्यान उसी पे जाता है कि यार वो मिल जाता तो क्या ही मजा आ जाता। तो आपका एक व्यक्तित्व, तो जो आपने विकल्प लिया है उस पे विचार कर रहा होता है, और आपका जो दूसरा व्यक्तित्व होता है, जो विकल्प आपने छोड़ दिए हैं उसके बारे में भी सोच रहा होता है, ठीक है। उसकी तरफ भी आपका ध्यान खींच रहा होता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो व्यक्तित्व होता है वो बट जाता है, आधा इधर आधा उधर, या कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर। तो ये जो आधे अधूरेपन की समस्या है, ये आप देखेंगे साहित्य में जो अस्तित्ववादी नाटक लिखे गए हैं वो, उनमें समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। किसका नाटक है आधे अधूरे? मोहन राकेश। मोहन राकेश। ठीक ठीक, बढ़िया। अस्तित्ववादियों ने विसंगति बोध की चर्चा की है। विसंगति बोध का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड शब्द सुना होगा आप लोगों ने इंग्लिश का। ये एब्सर्ड शब्द का हिंदी अनुवाद है विसंगति हो जाना, जो आपकी संगति के अनुकूल ना हो, जो विसंग। इसका प्रमुख अर्थ यही है कि जगत जो है, ये दुनिया जो है, वो विसंगतियों से भरा हुआ है। इसके पीछे कोई तार्किकता नजर नहीं आती है, ठीक है। बेतरतीब टाइप का है। इस पे बहुत सारे लोगों ने, पाश्चात्य थिंकरों, चिंतकों ने भी इस पे बताया कि सब बेतरतीब है। निश्चित चीजों के होने का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि यही होगा तभी होगा, नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो जगत है ये पूरा विसंगतियों से भरा हुआ है। मनुष्य का जन्म होना, उसकी मृत्यु होना, दोनों उसके नियंत्रण से बाहर है। आपका आपका जन्म कब होगा ये आपसे नहीं पूछा गया, आप कब मरेंगे ये भी आपसे नहीं पूछा गया। व्यक्ति जीवन में इतना कुछ करने की योजना बना के रखता है, और जो जीवन होती है उसके लिए कुछ और योजना बना के रखती है, ठीक है। तो ये जो विसंगति है इसका क्या होता है,
इसका निहितार्थ ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जो निरर्थक जीवन आपको मिलता है उसको आप ढोते रहते हैं, क्योंकि चीजें आपने चयन किया नहीं है, क्योंकि सारी चयन का अधिकार आपको दिया ही नहीं गया है। आपका जन्म कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगी, ये सब आपके हाथ में नहीं है। इन विसंगतियों के कारण आपके जीवन में एक निरर्थकता बोध आ जाती है कि क्या मतलब है ये। इरफान खान को आप लोग याद कर पा रहे होंगे, जब कैंसर हुआ तो उन्होंने पत्र लिखा था जी सर। कि मैं अपने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहा था, और तब तक कोई पीछे से आता है और मेरे कंधे पे थपथपाता है और कहता है कि भाई साहब आपका प्लेटफॉर्म आ गया। तो इरफान खान कहते हैं कि मैंने उनसे बोला कि नहीं, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मैंने टिकट कहीं और का लिया हुआ है, मतलब मैं कहीं और उतरना चाहता हूँ। तो वो जो जीवन होता है वो कहता है कि नहीं, बस आपकी यात्रा यहीं खत्म होती है और आपको यहीं उतरना होगा। ठीक है। तो आप जीवन में बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और जीवन आपके लिए कुछ और ही प्लानिंग्स और तैयारियां करके रखता है। तो ये जो विसंगति बोध है, ये जो उससे आपके जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है और जो निरर्थकता बोध आता है जीवन को लेकर के कि क्या ही निरर्थक जीवन जी रहे हैं, हाँ, कोई चीज कंप्लीट नहीं है। ठीक है। अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनने के कारण जो बाह्य दबाव में निर्णय लेते हैं, उससे जो आपके जीवन में निरर्थकता आती है। व्यक्ति जो होना चाहता है और व्यक्ति जो है, उसके बीच का जो गैप है, उसको भरने में जो आपको निरर्थकता बोध की फीलिंग आती है कि क्या ही जीवन जी रहे हैं यार, इस जीवन का क्या ही मतलब है। ठीक है। तो मनुष्य जैसा जीवन जीना चाहता है, आप एक सोचते हैं कि ऐसा लाइफ हो, ऐसा जीवन हो, ऐसी बीवी हो, ऐसा ये हो, वो हो, दुनिया भर की चीजें। अगर आप सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित ना किया जाए। ठीक है। और आप देखते हैं कि समाज में चारों तरफ शोषण है, तो आपको लगता है कि क्या ही निरर्थक चल रहा है जीवन, क्या किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है। तो जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, आप नहीं जी सकते। इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि शेष व्यक्तियों का अस्तित्व उसकी स्वाधीनता को सीमित कर देता है। आपकी आजादी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। इसी तरह आपके अस्तित्व, आपके जीवन जीने का तरीका वहीं तक है जहां तक शेष व्यक्तियों का अस्तित्व शुरू होता है। ठीक है। तो चूंकि अन्य व्यक्ति भी हैं, उनका भी अस्तित्व है, इसलिए अब जैसा जीवन जीना चाहते हैं अब नहीं जी सकते। जैसे कोई कहे कि मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गाना चाहता हूँ, गाना गाना फिर भी व्यक्ति गा सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग भी हैं, और आप कहेंगे कि वो क्या कहेंगे, उनकी वजह से आपके निर्णय प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो अस्तित्ववादियों का कहना यह है कि ये जीवन जो है विसंगतियों से भरा पड़ा हुआ है। व्यक्तित्व के विभाजन और विसंगति बोध का अनिवार्य परिणाम इसका क्या होता है, इससे आप आत्मनिर्वासन होता है, खुद से कट जाना, अजनबीपन हो जाना कि हम कौन, मतलब हम हैं जहां हमें खुद हमारी खबर आती नहीं, हम हैं कहाँ खुद हमें हमारी खबर आती नहीं। ठीक है। तो ये जो स्थिति में आ जाना कि हम कहाँ हैं और हमारी खबर हमें आई नहीं रही है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं, ये अजनबीपन हो जाना। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूल व्यक्तित्व था और जो सामाजिक दबाव था, सामाजिक दबाव के कारण हम अपने मूल व्यक्तित्व से लगातार समझौता करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि हम खुद को ही नहीं पहचान रहे, खुद से ही कट गए, क्योंकि अपने को दबाते दबाते एक समय ऐसा आ ही जाता है जब आपका मूल व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व में वही बचेगा जो बाहर से थोपी हुई चीजें हैं। ठीक है। उससे जो आपके व्यक्तित्व में विभाजन आएगा, उससे जो आपका व्यक्तित्व विभाजित होगा और जो विसंगति बोध आएगी, उसकी वजह से आप आत्मनिर्वासन के शिकार हो जाएंगे। आपकी आत्मा खत्म, आत्मा मर चुकी है, ये वाली स्थिति आ जाएगी। आप खुद के लिए अजनबी हो जाएंगे। ठीक है। और अलगाव की समस्या, एलियनेशन, मार्क्स ने भी इसको अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था। उन्होंने श्रम से अलगाव की बात की थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अस्तित्ववादी जो कह रहे हैं वो आत्मनिर्वासन, खुद से अलगाव की स्थिति हो जाना, खुद अपने आप को ही ना पहचान पाना। ठीक है। क्योंकि समझौता करने का एक स्तर होता है, अगर उस एक सीमा होती है, अगर आप उसको भी क्रॉस कर जाएंगे तो आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अस्तित्ववादी ये कहते हैं कि जो परिस्थितियां होती हैं उसको स्वीकार करना या नहीं करना, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है। अब देखिए ये क्या बात कर रहे हैं। एक बात तो ये हुई कि ये परिस्थितियां हैं और इसमें आप हैं। ठीक है। आप इन परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, आप इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। ठीक है। अस्तित्ववादी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अगर चाहे
तो समाज में जो चीजें हैं उसको देखने का अपना नजरिया बदल ही सकता है। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समाज में इतना दुख हो गई, इतनी त्रासदी हो गई, जैसे लगा कि भगवान तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि भगवान है तो कहाँ है, बचाया क्यों नहीं? जैसे केदारनाथ वाले में हुआ कि भगवान नहीं है तभी तो लोग मर गए डूब के, नहीं तो भगवान होता तो बचा ही लेता। इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो अगर भगवान है तो फिर युद्ध क्यों करवाता है, लोगों की मृत्यु क्यों होती है, मारता क्यों है, जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया लोगों को? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस उठाना। तो इनसे उबरने का क्या तरीका है? अस्तित्ववादी मानव जब उस समय घबराया हुआ था परिस्थितियों से वर्ल्ड वार वाली, तो उनको क्या बोलेगा? बोलेगा देखो दुख जो है वो शाश्वत है, दुख रहेगा ही रहेगा, दुख को अपना लो। दूसरा ये भगवान है नहीं, भगवान की कहानी खत्म हो चुकी है, भगवान नहीं है। ठीक है। और तीसरा ये कि तुम ही इंपॉर्टेंट हो, बाकी ज्ञान विज्ञान सब तुम हो तभी जाके हैं ये सारी चीजें। इसलिए सबसे पहले क्या करो, खुद को पहचानो, खुद के अस्तित्व की रक्षा करो। ठीक है। व्यक्ति को अपनी बोध स्थिति का बोध कब होता है? जब वो दुख या त्रास की स्थिति में आता है, जब वो त्रासदी में आता है, जब वो परेशान होते हैं, तब पता चलता है कि आपकी क्या स्थिति है। अभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, 7-8 दिन हॉस्पिटल में लेके एडमिट हो जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दोस्त नहीं है, कौन आपका शुभचिंतक है, कौन आपका शुभचिंतक नहीं है। तो अस्तित्ववादी ये कहते हैं कि आपकी वस्तु स्थिति का पता तब चलता है जब आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, जब आपके ऊपर दुख आ जाए, त्रासदी आ जाए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को जब दुख आए तो उसके स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थितियों से, तो सबको ढांढस दे रहे हैं कि देखिए आपको परेशान रहना चाहिए, इस तरह की स्थितियां आती रहती हैं, और इसी विपरीत परिस्थितियों में ही तो पहचान होती है व्यक्ति की। ठीक है। जब धारा अनुकूल हो तो सब लोग तैरना आता है, सबको तैरना आता है। तैराक, असली तैराक कौन है इसकी पहचान कब होगी? जब धारा विपरीत हो, तभी तो पहचान चलेगा। आप कितने संतुलित व्यक्ति हैं, कितना शांत व्यक्तित्व है आपका, ये तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं जाना जा सकता। आप कितने संतुलित हैं, कितना शांत व्यक्तित्व है आपका, ये तभी पता चलेगा जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, अनुकूल ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता तब चलता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। ठीक है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो हर व्यक्ति अच्छा ही दिखता है, लेकिन जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसके बाद पता चलता है कि सच में अच्छा कौन है और सच में बुरा कौन है। ठीक है। स्मृति देखिए, दास्तावेस्की का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दास्तावेस्की ने कहा था कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ करना संभव है। अगर हम ये माने ही नहीं कि ईश्वर है, दुख है, भाग्य होता है, कुछ इस तरह की चीजों को दरकिनार करते हैं ये। ठीक है। कह रहे हैं कि अगर ईश्वर है ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, दुख होता है, ईश्वर नहीं होता है, तो हम किसको कोसेंगे, किसको बोलेंगे, कहाँ दुखी होंगे? कोई जरूरत ही नहीं दुखी होने की। इसके बाद अगली कड़ी में वो कहते हैं अस्तित्ववादी कि जो हर व्यक्ति है उसका अपने जीवन जीने का जो सिद्धांत होना चाहिए वो स्वयं खोजना चाहिए। अब वो किसी दूसरे के सिद्धांतों पे नहीं चलना चाहिए। ये बात कहाँ से प्रभावित है? ये बात वहीं से प्रभावित है जब वो कहते हैं कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, व्यक्ति को अपने यूनिकनेस जो वो है उसके जैसा सिर्फ वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो जब अपने जैसे आप खुद ही हैं तो आप कैसे जीवन जिएंगे, आप कैसे काम करेंगे, ये सिद्धांत भी आपको खुद ही खोजना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरे द्वारा प्रतिपादित या दूसरे को निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। ये कौन कह रहा है? अस्तित्ववादी कह रहे हैं। ठीक है। अगर उनके इस दृष्टिकोण पे देखा जाए तो इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी परंपरागत सामाजिक नैतिक शास्त्रीय और वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य और अव्यवहारिक सिद्ध हो जाते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछ ले कि अस्तित्ववादियों ने परंपरागत सामाजिक नैतिक शास्त्रीय वैज्ञानिक सिद्धांत को अमान्य या अव्यवहारिक करार दिया है, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने तरीके से जीना चाहिए, अपने सिद्धांत खुद ढूंढना चाहिए। अस्तित्ववादियों ने यह कहा कि जो अस्तित्व है वो मनुष्य के अस्तित्व पे ही क्यों बल दिया उन्होंने? क्योंकि अस्तित्व तो पेड़ पौधों का होता है, जैसा कि मानवतावादी विचारकों ने पेड़ पौधों, पशु पंक्षी सबके अस्तित्व को दिया हुआ है। ठीक है। तो जो यूनिकनेस वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि व्यक्ति की व्यक्तित्व या यूनिकनेस अस्तित्ववाद का ये केंद्रीय
पॉइंट है, ठीक है। ये उनका क्रक्स है, थीम है कि यूनिकनेस। हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है, हर मनुष्य अपने आप में अलग है, ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस ये जो उनका सिद्धांत है, ये जो उनकी विचारधारा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ मनुष्य के अस्तित्व की बात की है, बाकी के अस्तित्व की बात नहीं किया उन्होंने। तो परीक्षा में अगर पूछे कि केवल मनुष्य के अस्तित्व की बात की है, तो केवल लग गया तो एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया, लेकिन ये सही होगा, ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि गुण के पहले क्या होता है? अस्तित्व होता है। अगर कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो उसके गुण रहेंगे नहीं रहेंगे। गुण को हम तभी जानते हैं जब वो व्यक्ति भौतिक रूप से आता है, हमारे सामने अस्तित्व होता है। तो मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, आत्म संघर्ष करता है, दुनिया से टकराता है और अपने आप को परिभाषित करता है, ठीक है। तो जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। आपको आत्म संघर्ष करना होगा। आत्म संघर्ष करने का मतलब, जो आपका व्यक्तित्व विभाजन का शिकार हुआ है, एक व्यक्ति जो पाना चाहता है, दूसरा व्यक्ति जो छूट गया है, ठीक है, जो निर्णय लिया आपने, एक निर्णय को चूज करने के क्रम में दूसरा निर्णय जो छूट गया आपसे, उसका जो संघर्ष है आपके मन में, तो वो आत्म संघर्ष, आप जो करना चाहते हैं, आप जो हैं उसके बीच का आत्म संघर्ष, आप जो करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, आप जिस समाज को देखना चाहते हैं और जो समाज आपके सामने है, और उस समाज को पाने के क्रम में जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो संघर्ष आपको करनी पड़ रही है, खुद से लड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आत्म संघर्ष जब आप करते हैं, दुनिया से टकराते हैं, दुनिया से टकराने का मतलब कि जो दुनिया आप बनाना चाहते हैं और जो दुनिया आपके सामने है, तो उसको बदलने के क्रम में जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वही दुनिया से टकराना होगा, ठीक है। और इस क्रम में आप आइडेंटिफाई करते हैं किसको? अपने आप को, ठीक है। जब आप किसी आइडियोलॉजी को लेकर के या किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के चक्कर में सबसे पहले आप अपने आप से यही पूछते हैं कि मैं वो लक्ष्य क्यों पाना चाहता हूँ। आप अपने आप से आत्मसंघर्ष करते हैं। उस लक्ष्य को पाने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजों को खो देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपको उसकी वजह से वाद विवाद संवाद करना पड़ता है, टकराना पड़ता है, ठीक है। और इस क्रम में आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के क्रम में आप क्या क्या जान पाते हैं? सबसे पहले कि हमारा अस्तित्व क्यों है, ठीक है। जब आपके अंदर आत्मसंघर्ष होगा और जब आप टकराएंगे, जब अपने आप को आप साबित करेंगे, कुछ कहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ठीक है। मेरे सामाजिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों सामाजिक परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो इस सारे क्रम में आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व क्या है, ठीक है। आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपने क्यों पीएचडी किया, आप क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप क्यों हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आपके जीवन का अर्थ क्या है, आप ये जान पाते हैं। और मूल्य क्या है आपके जीवन के, क्या करना है आपको, आप अपने मूल्यों का निर्माण करते हैं कि अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं कि मेरा सिद्धांत ये है, मेरा सिद्धांत वो है, ठीक है। जैसे सलमान खान की मूवीज में अक्सर आता है कि मुझ पे क्या करना है, कि मुझ पे कभी ये ना करना। सुना आप लोगों ने? और यस सर। एक राजकुमार थे, जानी हम वो आदमी है, तो उनके सिद्धांत अलग थे। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बात बात में अपने सिद्धांत बताता है कि मेरा सिद्धांत ये है, हम वो है, अस्तित्व है। जैसे जॉन एलिया है एक शायर, हमारा नाम जॉन एलिया है साहब, और इसका बेहद लिहाज कीजिएगा, ठीक है। गाली भी इसी तरह से कहते हैं। तो ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं सबके सामने। तो आप सभी का अस्तित्व भी